देखिए, सबसे पहले तो आप सब प्रेस बंधुओं का यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस में आने के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम ठाकुर अभिजीत जसरोटिया और मैं प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और जहाँ तक करगिल की और लद्दाख की बात है, मेरा रिश्ता करगिल के साथ, लद्दाख के साथ 25 साल पुराना है, क्योंकि बड़ी छोटी सी उम्र में मैंने यहाँ पर अपने काम के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में आना शुरू किया था। और पिछले 25 सालों से मुझे लगता है कि कम से कम साल में 4, 5, 6 बार मैं यहाँ पर जरूर पहुँचता हूँ। और काफ़ी सारे लोगों के साथ जो मेरा एक पर्सनल इंटरेक्शन भी है और एक अलग सा रिश्ता है, क्योंकि लद्दाख में आके सबसे ज़्यादा मैं करगिल में ही रुकता हूँ। और आज जब मैं चुनावों के उपलक्ष्य में यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक बार ज़रूर खासकर लद्दाख के लोगों के साथ और करगिल के लोगों के साथ चंद बातें जो मेरे दिल में थी मैं वो ज़रूर करना चाहता था। इसीलिए आप सब लोगों को मैंने यहाँ पर तकलीफ दी आने की। सबसे पहले अगर मैं ये प्रेस वार्ता जो आपके साथ कर रहा हूँ, जो इंटरेक्शन हमारी हो रही है, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि करगिल के वार के समय एक ही वो साल था जब मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया, उसके बाद तो फिर लगातार आते, उससे 1 साल पहले भी मैं आता रहा। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो करगिल के शहीद यहाँ पर हुए, उनको एक प्रणाम, उनको एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। इसमें वो शहीद भी जो वर्दी में थे और वो शहीद जो बिना वर्दी के भी थे, यानी कि आपके करगिल के लोग जिन्होंने अपनी मेहनत से और अपने प्राण भी गंवाए। कई इसमें ऐसे लोग थे जिनके परिवार भी सूने हो गए, लेकिन लोगों ने जिस तरह से भारतीय सेना का साथ दिया, उन सब करगिल के शहीदों को, बिना वर्दी वाले शहीदों को, वर्दी वाले शहीदों को मैं नमन करना चाहता हूं। और मैं खासकर उन परिवारों के भी चरणों में नमन करना चाहता हूं जिनके वो लोग अपने भारत माता की रक्षा करने के लिए उस करगिल युद्ध में शहीद हो गए। तो आज उन सबको भी मैं यहाँ से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और यहाँ बाहर बैठकर, क्योंकि यहीं पर सारे का सारा करगिल युद्ध, मुझे वो दौर याद है, क्योंकि उससे साल पहले भी मैं यहाँ पर आया, उसके साल के बाद भी यहाँ पहुंचा था, तो वो भी मुझे अच्छी तरह से याद है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ पर जितने इदारे हैं जो भी यहाँ पर काम करते हैं, खासकर अगर मैं आपसे बात करूँ, चाहे वो जमातुल अशरिया है, चाहे वो इमाम खुमानी मेमोरियल ट्रस्ट है, चाहे वो अंजुमन अहला सुन्नत वाला जमात है, चाहे वो अंजुमन नूर बख्श है, चाहे वो अंजुमन साहब जमान है, सिविल गुरुद्वारा कम्युनिटी है, हिंदू सभा कम्युनिटी करगिल है, करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, इन सब लोगों का और सब उलेमाओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस तरह से करगिल की सोसाइटी को उन्होंने आगे लेकर चले, उन सबका योगदान है। अगर करगिल में आज अगर आप सबके सब लोग जिस तरह से तरक्की कर रहे हो, तो हम इन सब का भी शुक्रिया अदा करने में से मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। और मुझे लगता है करगिल की सोसाइटी जिस तरह से मैंने अपने सामने बढ़ती देखी है, उनमें इन सब लोगों का, इन उलेमाओं का भी दिल की गहराइयों से मुझे धन्यवाद करना बनता है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा, अगर मैं अपनी खासकर भारतीय जनता पार्टी के इसमें अगर बात करूं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर पिछले 5-10 सालों से, क्योंकि 25 साल से मैं यहाँ पर लद्दाख को देखता आया हूँ, और पिछले 5-10 साल से जिस तरह की तरक्की मैंने यहाँ पर देखी है, मुझे लगा कि एक बार ज़रूर खासकर करगिल के युवाओं को मैं ये अपील ज़रूर करूं कि इस बारी जब इंतखाबात होते हैं, तो आपने, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अगर आपको बोल रहा हूँ तो मेरे कहने पर ही आप वोट डालें, आप ज़रूर कुछ चीज़ों का मापदंड देखें और कुछ चीज़ों का कंपैरिजन ज़रूर करें। आज से पुराना जो कंपैरिजन है और पिछले 5-10 साल का जो कंपैरिजन है, उन दोनों को ज़रूर अपने जहन में रखें। मैं कहूँगा कि करगिल का जो युवा है, इसके लिए पर्टिकुलर मैं कहूँगा, क्योंकि अब सारी की सारी डोर जो है वो करगिल के युवा के हाथ में है। और करगिल का युवा आज अगर आप देखें, तो पहले से अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से पढ़ लिख कर आज करगिल के युवा ने एक अपना नाम कमाया है, नासा तक में आपको नजर आएंगे, आपको बड़े बड़े डॉक्टर्स, कितने बड़े बड़े न्यूरो सर्जन, तो आने वाले समय में भी जो लोग अभी बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रहे हैं, ये भी करगिल का नाम बड़ी दूर लेकर जाएंगे। और मुझे लगता है जिस तरह से माननीय मोदी जी ने जब 2014 में जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, और अगर आप सब करगिल के लोगों को याद होगा, उनका सबसे पहला जो जलसा था वो करगिल की धरती पर था। और जब 2014 में यहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो ये प्यार था करगिल के लोगों के साथ, लद्दाख के लोगों के साथ, कि मुझे लगता है कि सबसे पहले उन्होंने शुरुआत ही यहाँ से की। और उसके बाद जो 10 साल के अंदर जिस तरह की तरक्की यहाँ पर आई, क्योंकि मुझे याद है कि 25 साल से यही जोजिला था जिसको क्रॉस कर यहाँ पहुँचना पड़ता था, और कितने सारे लोग थे जिन्होंने इसी जोजिला में अपने प्राण गंवा दिए। लेकिन आज जोजिला से वो टनल नींव रबोट भरकर तैयार हो चुकी है, और ये टनल जो है, ये करगिल की तकदीर हर एक चीज़ बदल देगी। और आप देखिएगा जिस तरह से करगिल आज तरक्की कर रहा है, इस टनल के बनने के बाद अगर 2047 में भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की बात की है, तो आप देखिएगा कि विकसित करगिल की भी बात यहीं से होकर आई। और ये जो टनल है जिससे आपका सफर खींच के 2 या 3 घंटे का रह जाएगा, वो दिन दूर नहीं है कि जब आप दोपहर का खाना करगिल में खाकर उसके बाद आप शाम की चाय जो है वो शिकारे में बैठकर डल लेक में पी सकते हैं। यही नहीं, ये जो टनल है, इसके बाद यहाँ का जो टूरिज्म, इसके बाद यहाँ की जो होटल इंडस्ट्री और बिजनेस से जितने लोग वाबस्ता हैं, उन सब की भी जो तरक्की है वो भी आपके सामने आएगी।
और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि करगिल को जहां पर आज तक सिर्फ वार जोन ही समझा जाता था, वो टूरिस्ट जोन के तरह जो उभर कर आगे आ रही है, और जितने भी लोग हैं इनकी तरक्की होना तय है। मैं इसीलिए बड़े दिल की गहराइयों से, क्योंकि मेरा जज्बात का रिश्ता है खासकर करगिल के लोगों के साथ, लद्दाख के लोगों के साथ, मैं इसीलिए अपील करने आया हूँ और खासकर युवा से अपील करने आया हूँ कि आपने अब डिसाइड करना है कि करगिल को, लद्दाख को हमने किस ओर लेकर जाना है। और जब 4 जून को फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसमें एक आहुति लद्दाख की तरफ से, कारगिल की तरफ से भी जानी चाहिए। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जब भी इंतखाबात के लिए जब आप जाते हैं, खासकर 20 मई को जब आप इंतखाबात के लिए जाते हैं, तो एक बार ये चीज़ ज़रूर सोचें कि क्या हुआ पिछले 5-10 सालों में और उससे पहले क्या होता रहा। और हम सबको आगे लेकर चलना है और सबको आगे बढ़ना है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो भाईचारा आप लोगों ने आज तक किया है, आज तक कायम रखा है, और हुबले वतनी का जो जज्बा आप सब लोगों के मन में है, उसके लिए मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम इसी कारवां को आगे लेकर चले और विकसित भारत के साथ विकसित जो कारगिल है इसको भी हम बनाकर दिखाएं कि कारगिल का युवा, लद्दाख का युवा और क्या क्या कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जहाँ तक आपने हुब्बुल वतनी की बात की, हुब्बुल वतनी की जो बात की, ये बात तो छुपी डपी नहीं है, बल्कि सबको पता है कि जिस तरह इंडियन आर्मी ने अपनी जान को दांव पे लगा के शहीद होके पाकिस्तानियों को भगा दिया यहाँ से, लेकिन उसमें एक अहम रोल रहा यहाँ के लोगों का जी। लेकिन आज तक जो भी किताबें बनी, फिल्में बनी, या जो भी राइटर थे, किसी ने यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया। ना बीजेपी गवर्नमेंट ने किया, ना कांग्रेस ने किया। अब आइन मौके में आप लोगों को याद कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, मेरे मन में तो ये बड़ी देर से था, क्योंकि मैं अगर आप बोलूं कि मैं जैसे अगले साल पहुंचा था तो मेरे मन में तब से ही था, लेकिन मुझे मौका ही आज मिला। मैंने बड़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आप तो मुझे वैसे टीवी चैनल्स पे देखते रहते होंगे, लेकिन मुझे आज मौका मिला जो मेरे दिल के जज्बात थे। और मैं ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, क्योंकि मैं एक बड़ा इमोशनल सा आदमी हूँ और मुझे लगता है कि मेरे दिल से जो जज्बात जुड़े हैं। मैं आपको एक छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ कि जब भी यहाँ से कोई भी इंसान जब जम्मू में मेरे पास पहुँचता है, कहीं पहुँचता है, बड़े सारे लोग मुझे जानते हैं, तो जब भी पूछता जो मुझसे हो सकता है मैं बड़ा करता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो मेरे माइंड में है, मैं जरूर कहूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं जब हम सबका धन्यवाद करते हैं, मैं क्योंकि मेरा कुछ काम भी इस तरह से वाबस्ता रहा, मैं करगिल के डॉक्टरों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सोचिएगा, जब 6 महीने ये टनल बंद रहती थी, यहाँ पर ऐसे ऐसे इमरजेंसी के केस हुआ करते थे, वो अगर खचूल पहुंचते तो शायद वो भी उसको नहीं कर पाते सॉल्व, जो यहाँ के डॉक्टरों ने किया। उनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता था, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। आपने बात की तो मुझे याद आ गया। और आज आप देखें कि उन लोगों ने भी जो सेवा की है, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी सियासत के लिए, किसी चीज के लिए नहीं है, क्योंकि मेरा 25 साल का आपके साथ एक रिश्ता है। उस रिश्ते को चल के जज्बाती होकर मुझे लगा ये बात करना मैंने आपको इसमें मुबारकबाद पेश करते हैं। आप अक्सर जो है नेशनल, जब भी आप डिबेट में होते हैं, लेकिन आप अक्सर ये हुब्बुल वतनी का जिक्र करते हैं जी। तो हमारा सवाल का कहने का मतलब ये है कि हुब्बुल वतनी को लेके यहाँ के लोगों के साथ किसी भी गवर्नमेंट ने इंसाफ नहीं किया है। आप मतलब प्रैक्टिकल में आ जाए, बेशक दावे हो गए हैं, किसी रिटर्न बुक में देखा इन्हीं किताबें करीम लिखी, लोगों का जिक्र नहीं है। यहाँ तक कि कद्रास की आप बात करेंगे या बटलिक स्टील की बात करेंगे, कैटल इंस्टीट्यूट टोटली खत्म, आज तक भी कोई वहाँ पर नहीं है, अभी तो कोई एक्शन नहीं उठाया। खैर छोड़िए इन बातों को, नहीं, ये तो बात आपकी, मैं असली मुद्दे में आते हैं जी जी जी, जहाँ पर हम ये इनकार नहीं कर रहे हैं, बेशक भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट के काम को लेकर बहुत ही ये किया हुआ है, लेकिन इस वक्त जब इलेक्शन में एक जो त्रिकोणी जो मुकाबला चल रहा है, उसमें बहुत बड़े बहरान से मतलब गुजर रहे हैं, तो इसमें आप क्या एकदम आप क्या कहेंगे, किस मुद्दे को लेके लोगों को आप ये वोट मांग रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये इंतखाबात है, मैं 2019 में भी यहाँ पहुंचा था। अगर आपको याद होगा तो लाल चौक में बहुत बड़ी हमने एक जलसे को मैंने मुखाबित उनके साथ हमारी इंटरेक्शन हुई थी। मैं 2019 के बाद बीच में भी आया हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं कभी भी कि मेरे को इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये कोई चुनाव ना तो पंच सरपंच का है ना काउंसिल का चुनाव है। ये चुनाव इसलिए है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। और मुझे लगता है जितना मैं प्यार करता हूं नरेंद्र मोदी जी से, उतना ही करगिल के लोग भी नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं। और मुझे लगता है अगर 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहला स्थान करगिल में चुना था, तो आज करगिल के लोगों का भी एक दायित्व बनता है उन्हीं नरेंद्र मोदी जी को, जो पुनः तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको जरूर वोट डालकर कम से कम इन चीज के लिए आगे आना चाहिए लोगों को। ये तो मैं जरूर चाहूंगा। जिस तरह से आपने बात की, तो कुछ ना कुछ बात तो रही होगी कि नरेंद्र मोदी जी ने यही से शुरू किया था, तो आज उसी चीज को लेकर मैं आप सबके बीच में आया हूं। और हुब्बुल वतनी के लिए मैं सैल्यूट करता हूं। मैं तभी तो कहता हूं, जिन परिवारों के वो जीव उस करगिल की वार में चले गए, उन परिवारों के भी चरणों में मेरा नमन है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कई ऐसे मैं परिवारों को जानता हूं जिनके घर में बचा ही कोई नहीं, एक नफर के अलावा सभी के सभी लोग, कहीं कोई गोला गिरा, कहीं बम गिरा, कई लोग बेचारे हैंडीकैप हो गए इसके अंदर। वो सभी लोग आज एक टाइम है उनको याद करने का,
और मुझे लगा कि शायद हाँ मैं लेट जरूर हो गया, लेकिन मुझे इससे पहले आप सब लोगों से कभी भी इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिला। नेशनल चैनल्स में या बाकी टीवीज पे जब मैं करता था बात, तो वहां पर मुझे लगा नहीं इस तरह की बात कभी हम कर पाते थे। आज इसी धरती में बैठकर, क्योंकि वो लोग तो यहीं पर शहीद हुए थे, तो मुझे लगता है यही एक मौका मुझे मिला। और जब पहले बारी मुझे मौका मिला, इससे पहले अगर मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती तब भी मैं जरूर ये बात करता, लेकिन आज मौका मिला तो मैंने जरूर पेश किया। करगिल सेंट्रिक जो कुछ बड़े इश्यूज हैं, खासकर अगर हम करगिल एयरपोर्ट की बात करें, जो काफी लंबे वक्त से लोग डिमांड कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी एश्योरेंस दिया है, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें या टूरिज्म सेक्टर में बूस्ट करने की बात करें, तो इन मुद्दों को लेकर आप एज ए स्पोक्स पर्सन बीजेपी आने वाले समय में किस तरह से इन इश्यूज को रेज करेंगे, क्योंकि अभी तक तो मुकम्मल नहीं हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह आती है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहता। हमने अगर बात की थी जोजिला टनल में, जिसको मुझे लगता है कि जब से कारगिल है तब से सभी पार्टियों ने जोजिला टनल के लिए आपसे प्रॉमिस किया, लेकिन निभाया किसी ने नहीं। हाँ, जब निकल कर बाहर आई तो कई नेता उसी समय सबसे पहले उसके बाहर निकल कर आ गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपके पता है कौन से नेता है। हम लोग काम करने में यकीन रखते हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो आपकी एयरपोर्ट की डिमांड है वो पूरी होगी तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और सबसे बड़ी ये चीज आती है कि जब खासकर अगर हम बात करें 4 जून को, उसके बाद हम लोग किस तरफ होंगे, ये तो बहुत बड़ी चीज है। जो 400 का पार का भारतीय जनता पार्टी का नारा है, मुझे लगता है कि जब हम भी उनके साथ मिलकर, एक मेंबर पार्लियामेंट हमारा भी उनके साथ बैठा होगा, तो एक ज्यादा हमारे पास एक अच्छा जरिया होगा अपनी बात वहां तक पहुंचाने का। इसका आप सब समझ सकते हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि हमने 10 सालों में कर दिखाया है इस देश को। जहां पर हमने पहुंचाया 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर, आने वाले समय की 3री नंबर की अर्थव्यवस्था। ये सब कुछ कब हो पाया? 25 करोड़ लोग आज गरीबी से रेखा से उठकर ऊपर आ गए, तो कैसे आए? आज तक नहीं आ पाए थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, तभी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और इसमें सबका विश्वास। और मुझे करगिल के लोगों पर, लद्दाख के लोगों पर पूरा विश्वास है कि वो भी जरूर आगे बढ़ चढ़ कर जो है नरेंद्र मोदी जी को अपना वोट देंगे। जो करगिल का 4 मुद्दा था सर, जिसको लेके हमारे करगिल की लीडरशिप लेकर एपेक्स बॉडी और करगिल का केडे मानेश्वरी सर तक गया सर, तो वहाँ से भी निराश हो गया। तो यहाँ पे करगिल में आने के बाद यहाँ पे करगिल से इस टाइम एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है सर, उन्होंने करगिल के यकजहती के लिए, लद्दाख के लिए अपने पार्टी तक को छोड़ दिया। आपको पता है सर, एनसी से, और जितने करगिल का जो कांग्रेस है उन्होंने भी हाजी हनीफा जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं सर। तो मेन मुद्दा कहाँ पे सर कि लद्दाख के लोग आज सड़कों पे है। देखिए, सोनम वांगचुक जी जो है 21 दिन का अनशन पे, अभी भी लद्दाख में अनशन है सर। देखिए, मैं समझता हूँ जमहूरियत है, सबको पूरे का पूरा मौका मिलना चाहिए, हर इंसान को अपनी बात जरूर करनी चाहिए। सब अगर कर रहे हैं अच्छी बात है, उनको लगता है वो भी अपनी बात, ये तो जमहूरियत की खूबसूरती है। मुझे लगता है सबको मौका मिलना चाहिए, सबको आगे देना चाहिए, लेकिन डिसाइड लोगों ने करना है। इन लोगों ने 50-60 साल देखे हैं, मुझे लगता है कि 50-60 साल का बाकियों का रिपोर्ट कार्ड भी देखें और 5-10 साल का हमारा रिपोर्ट कार्ड भी देखें। बाकी जनता जनार्दन है, जनता सबसे ऊपर है, जो लोगों का फैसला होगा हमारे सिर माथे पर है, सबको कबूल होगा। देखें क्या है, मैं तो जो अपील मेरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एज ए प्रवक्ता मेरी अपील बनती है, और मेरा 25 सालों का जो आपके साथ रिश्ता है उसके वजह से मैं आप सब लोगों से एक अपील करने आया हूँ। बाकी तो सब ने जो करना है। आपका जो कैंडिडेट है वो टशी साहब है, वो आपका इस बार कैंडिडेट है सर, तो वो लेकर सीसी भी रहा है। अभी हाल ही में करगिल का भी दौरा किया सर। आपको कितना उम्मीद है कि लद्दाख के लोग इस बार भी बीजेपी को सपोर्ट करें? क्योंकि लोग, आपको पता है इससे पहले लोग अनशन भी था, इंडिपेंडेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरा करगिल का ऑल पॉलिटिकल रिलीजन उसके साथ है। तो अब क्या देखिए, टशी साहब की, टशी गैल्सन की आप बात करें, मैं और टशी साहब इकट्ठे रहे हुए हैं यहाँ पर। आज से पुराना जो है हम दोनों का इकट्ठा बड़ी दोस्ती भी रही हुई है। उन्होंने काम किया हुआ प्रैक्टिकल, और मुझे लगता है कि दोनों हितों को बराबरी से अगर कोई देख सकता है तो टशी गैल्सन देखेगा, और जरूर देखेंगे, क्योंकि एक इंसान ने डिलीवर कर दिखाया हुआ है। और मुझे लगता है कि एज ए यूथ, एक यंग है, और कहीं ना कभी जब भारतीय जनता पार्टी के बाकी 400 मेंबर पार्लियामेंट वहां बैठेंगे, उनमें अगर टशी गैल्सन साहब भी होंगे तो हमारी बात, और मुझे इतना पूरा यकीन है कि उनके लिए ले करगिल उनकी 2 आंखों की तरह है, और वो दोनों आंखों से बराबर देखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। लद्दाख सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी का क्या अलग चीज होगा? क्योंकि जो एश्योरेंस आप दे रहे हैं वही एश्योरेंस कांग्रेस भी दे रहे हैं, और वही एश्योरेंस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी दे रहे हैं। तो करगिल सेंट्रिक अलग चीज क्या होगा भाजपा का, जिस बेसिस पे लोग आपको वोट करें? देखिए, मैंने कहा 50-60 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड, 5-10 साल का हमारा रिपोर्ट कार्ड निकाल के देख लीजिए। हमने कभी पक्षपात नहीं किया। लेह में भी उतनी तरक्की हुई जितनी करगिल में तरक्की। जिस तरह से मैं जम्मू कश्मीर में हूँ तो मैं बात करता हूँ, जितनी जम्मू में तरक्की हुई उतनी कश्मीर में तरक्की हुई। कम से कम भारतीय जनता पार्टी एक आंख से नहीं देखती है। तो मुझे लगता है कि हमने जो कर दिखाया है, और आपने कंपैरिजन आपने करना है, हाथ में आपके है, और खासकर युवाओं को, क्योंकि युवा, आज करगिल का युवा वो पुराने वाले नहीं है। आज करगिल का युवा बहुत दूर पहुंच चुका है। मैं कई ऐसे लड़कों को जानता हूं
आप कहीं चले जाएं, आप एम्स में चले जाएं, वहां पर कितना युवा है जो आज वहां पर बैठा हुआ है, और वो सब के सब लोग करगिल को आगे लेना कर चाहते हैं। सेक्टर को या डेवलपमेंट को, किसी भी एजुकेशन को हम ये मान लेते हैं कि उसमें काफी तरक्की हो चुकी है। जी जी। एम्प्लॉयमेंट को लेकर करगिल की क्या विश्वास है, लद्दाख को क्या विश्वास है? देखें, मुझे जहां तक लगता है कि खासकर अगर मैं टूरिस्ट प्लेसेस की बात करता हूं तो टूरिस्ट प्लेसेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट की कभी कभी नहीं रहती है। वो सबसे बड़ी, क्योंकि टूरिज्म एक बैकबोन होती है। और जिस तरह से आपके सामने आज देखें, जहां हम बैठे हैं ये भी नया होटल बना है। टूरिज्म जब आगे बढ़ेगा, आज आपका कारगिल से जंस्कार का सड़क है जो इतने सालों से नहीं बना, अब बन गया। कारगिल जंस्कार से आप मनाली चले जाएं, जंस्कार से आप ले चले जाएं। इसी तरह से आप आने वाले समय में दिन में अगर आप सुबह चलते हैं तो श्रीनगर जाकर तो शाम को वापस अपने घर। आज से कोई 5 साल पहले या आज से कोई 10 साल पहले कभी तसव्वुर भी कर सकता था कि मैं सुबह जाऊंगा और शाम को सुबह का ब्रेकफास्ट भी कारगिल में करूंगा और शाम को मैं जो है डिनर भी घर पे करूंगा? कभी कोई सोच सकता था? और इतने सालों से हुआ तो नहीं। जिन्होंने कर दिखाया है उन्हीं के साथ मुझे लगता है सब लोगों को एक मौका जरूर देना चाहिए इसके अंदर और आगे बढ़ना चाहिए इसके अंदर। सर एक क्वेश्चन है सर कि आप बोल रहे हैं ये पंच और सरपंच का चुनाव नहीं है, पीएम का चुनाव है। हाँ जी, हाँ जी। जब पीएम राजस्थान में कह रहे हैं कि सर मुसलमान जितने भी हिंदू के संपत्ति है वो मुसलमानों को बांट देंगे, इस तरह के भाषण देने से क्या? देखें, इसके अंदर सिंपल सी बात है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें इस देश का संविधान दिया था उसके अंदर एससीज का, एसटी यहाँ पर कितने आपको पता ना, एसटीज का और ओबीसीज का अपना एक हक था। मानते हैं आप सबके सब, हमारे जितने आज युवा हैं वो उसी, हमारे काफी युवाओं ने उसी कैटेगरी में अपनी अपनी पोजीशन ली हुई है। आपको लगता है कि क्योंकि एससीज, एसटीज, ओबीसीज का हक बनता था, ये आप सब मानते हैं, आपको लगता है कि धर्म के नाम पर इसको राजनीति को करना चाहिए? इन कांग्रेस वालों ने धर्म के नाम पर आगे इस देश के 2 टुकड़े किए, फिर 3 टुकड़े किए। अब अगर आप धर्म के नाम पर आरक्षण करोगे तो एसटीओ का हक कहां जाएगा? मैं करगिल के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपका हक कहां जाएगा? एससीज का कहां जाएगा? ओबीसीज का कहां जाएगा? तो मुझे लगता है इसलिए जो बात की गई उसको कम से कम इस चीज से जोड़कर करगिल के लोग खासकर इतना सोचें कि अगर वो चीजें हो गई तो कल आप ही का हक, जो एसटी का हक है, वो छीन लेगी ये कांग्रेस। ये आपके सामने है, इसमें कोई झूठ नहीं कहा जा रहा। और अगर उन्होंने कर्नाटक में कर दिखाया, हमने तो कुछ गलत नहीं बोला। हम चाहते हैं इस देश का जो संविधान, जो बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर ने हमें दिया है, जिसमें विशेष प्रावधान है एससीज के लिए, एसटीज के लिए और ओबीसीज के लिए, उनका हक उनके पास रहना चाहिए।